एक दिन पूरे देश की स्क्रॉलिंग रुक गई। बढ़ते ऐप्स बंद और फिर सड़कों पर निकला एक युवा आक्रोश में, जो चंद घंटों में ही बदलकर देश के सबसे खतरनाक प्रोटेस्ट में बदल गया। कई लोगों की मौत, सैकड़ों घायल और प्रधानमंत्री की कुर्सी हिल गई। लेकिन असल वजह सिर्फ फेसबुक बैन नहीं थी, तो क्या है पूरा सच? इस वीडियो में हम देखेंगे क्या हुआ, सरकार ने ऐसा क्यों किया, उनका दावा क्या था, युवा क्यों सड़कों पर आए, उनके ग्रीवेंसेस क्या हैं, प्रदर्शन हिंसक कैसे हुए, किसने क्या कदम उठाए और आगे क्या हो सकता है, देश और डिजिटल अधिकारों के लिए क्या मायने रखता है। सरकार ने उन प्लेटफॉर्म्स को स्थानीय रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस दिए, जिनमें बड़ी सोशल प्लेटफॉर्म्स शामिल थीं, और कहा कि जो रजिस्टर नहीं करेंगे उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। अल जजीरा और स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार यह कदम रजिस्ट्रेशन और डिजिटल नियमों के पालन का हवाला देकर लिया गया था। 4 सितंबर को कई प्रमुख सोशल मीडिया सर्विसेज पर प्रतिबंध लागू किया गया। इसके बाद युवा आक्रोश तेजी से फैलने लगा और 8-9 सितंबर के प्रदर्शन हिंसक हो गए। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। बाद में सरकार ने प्रतिबंध हटाने और इस्तीफों का सामना किया। सरकार ने कहा कि यह कदम प्लेटफॉर्म्स के स्थानीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और डिसइंफॉर्मेशन, घृणा भड़काने जैसी चीजों को नियंत्रित करने के लिए था। और जिन प्लेटफॉर्म्स ने स्थानीय रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उन्हें ब्लॉक किया गया। यह तर्क सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा के हवाले से पेश किया। लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं, इस विरोध की गहराई में कई सालों से पली बढ़ी नाराजगी है। भ्रष्टाचार, नौकरी की कमी, राजनीतिक गठजोड़ और पारिवारिक राजनीतिक शक्ति का खुला प्रदर्शन। रिपोर्ट्स बताती हैं कि युवा, खासकर सोशल मीडिया पर सक्रिय जेनज़ी, इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन मुद्दों को उजागर कर रहे थे और बैन ने इसे मौन कर देने जैसा लगा। यही क्रोध सड़कों पर उभरकर हिंसा में बदल गया। कठोर संघर्ष तब हुआ जब प्रदर्शनकारी संसद और सरकारी इमारतों के पास इकट्ठा हुए। ह्यूमन राइट्स वॉच और अन्य संगठनों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने लाठी चार्ज और राउंड फायरिंग जैसे कदम उठाए, जिससे बड़ी संख्या में हताहत हुए। HRW ने लीथल फोर्स का आरोप लगाया और स्वतंत्र जांच की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह, एमनेस्टी और HRW ने जवाबदेही और स्वतंत्र जांच की मांग की है। साथ ही प्रेस फ्रीडम और जानकारी तक पहुंच पर प्रभाव के कारण रिपोर्टर्स और पत्रकारों का काम बाधित हुआ और CPJ ने भी चिंता जताई है। यह सिर्फ टेक्निकल बैन नहीं दिखता, यह सिग्नल था कि सरकार डिजिटल स्पेस पर नियंत्रण कायम करके असंतोष को दबाना चाहती थी। लेकिन उल्टा हुआ। सोशल मीडिया ने विरोध को तेज किया और देश की राजनीति में भूकंप जैसा असर डाला। वरिष्ठ नेताओं पर आग, कुछ मंत्रियों के इस्तीफे और आखिरकार प्रधानमंत्री पर दबाव। कुछ रिपोर्टें कहती हैं कि यह घटना लोकतंत्र और इंटरनेट फ्रीडम के लिए वर्ल्ड वाइड चल रहे रुझान का हिस्सा है और कई देशों में ऑनलाइन स्पेस पर कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। जैसे जैसे हिंसा बढ़ी, सरकार ने प्रतिबंध वापस लिया और कुछ राजनीतिक नेता दबाव में आए। रॉयटर्स और अल जजीरा ने बताया कि प्रतिबंध हटाया गया और राजनीतिक नतीजे तेज आए, पर देश में जो टूट फूट और मरने वालों की गिनती हुई, वह पीछे नहीं हटेगी। हमको और दुनिया को यह देखना होगा कि क्या नेपाल में न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, विशेषकर उन परिवारों के लिए जो अपने बच्चों, न्यूज़ रिपोर्टिंग में जान गंवा चुके हैं। नेपाल की यह घटना बताती है कि आज युवा पीढ़ी सोशल मीडिया से सिर्फ मनोरंजन नहीं लेकर लोकतांत्रिक जवाबदेही मांगने तक पहुंच गई है। दुनिया भर में डिजिटल नियमों, फेक न्यूज से सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता का संतुलन एक बड़ी चुनौती बन गया है। नेपाल ने हमें दिखा दिया, सोशल मीडिया बैनों का असर सिर्फ डिजिटल नहीं, वह सड़कों तक जाता है और सड़कों का प्रतिरोध कभी कभी सबसे भीषण रूप ले लेता है। अगर आप इस घटना के बारे में और जानना चाहते हैं कि कौन सा नियम क्या कहता है और कौन सी संस्थाएं जवाबदेह हैं, नीचे कमेंट में बताइए कौन सा पहलू आप गहराई में देखना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप चाहें, मैं इस मामले की इंडिपेंडेंट टाइमलाइन और रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स सुरक्षित स्रोतों के लिंक के साथ अगली वीडियो में दूंगा। बताइए हाँ या नहीं, ये नहीं नीचे।